नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी की किताब कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी भारत आकार और स्थिति। दोस्तों, इस किताब में टोटल 6 चैप्टर्स हैं और ये हमारा पहला कदम है भारत की ज्योग्राफी को समझने की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले होगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम जानेंगे इंडियाज़ लोकेशन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इंडिया साइज की, फिर समझेंगे कि दुनिया के हिसाब से भारत की क्या जगह है, यानी इंडिया एंड द वर्ल्ड, और आखिर में हम देखेंगे हमारे पड़ोसी देश यानी इंडियाज़ नेबर्स को। तो चलिए अपनी अपनी किताब का पहला पन्ना खोल लीजिए। देखिए पहली ही लाइन में क्या लिखा है, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और ये सच भी है। पिछले 50-60 सालों में भारत ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी हर फील्ड में जबरदस्त तरक्की की है। अब आते हैं हमारे पहले मेन टॉपिक पर, इंडियाज़ लोकेशन। बच्चों, अब अपनी बुक का पेज नंबर 1 देखो। वहाँ साफ साफ लिखा है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो चलिए अब वर्ल्ड मैप पर इसके एग्जैक्ट लोकेशन को और अच्छे से समझते हैं। अपनी किताब और इस स्लाइड पर दिए गए मैप को ध्यान से देखो। यहाँ भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, मतलब लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट को दिखाया गया है। आपकी किताब कहती है द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड लॉन्जिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इन नंबर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या भला है। देखो बहुत सिंपल है। लैटिट्यूड यानी अक्षांश वो लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो ग्लोब पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर वो लंबी वर्टिकल लाइंस हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। इन्हीं इमेजिनरी लाइंस की मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। और हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ से गुजरती है, और जैसा कि आपकी किताब कहती है, ये डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है ना? इंटरेस्टिंग। आपकी किताब में एक बॉक्स के अंदर एक बहुत जरूरी जानकारी दी है। डिड यू नो कि भारतीय संघ का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते थे, वो 2004 की सुनामी की लहरों में समुद्र के नीचे चला गया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद रखना। चलो अब पन्ना पलटकर पेज नंबर 2 पर आ जाओ। अब हम जानेंगे कि हमारा प्यारा भारत आखिर कितना बड़ा है। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया साइज। तो भाई, भारत का कुल क्षेत्रफल यानी टोटल लैंड एरिया है लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको हिंदी में कहें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और पता है, ये पूरी दुनिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का करीब 2.4% है। अब इस टेबल को देखो। इससे साफ हो जाता है कि साइज के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमसे बड़े हैं रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये जनरल नॉलेज का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इस लिस्ट को ज़रूर याद रखना। अगर हम भारत की सीमाओं की बात करें तो हमारी ज़मीनी सीमा यानी लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर है, और हमारी समुद्री तटरेखा, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी शामिल हैं, वो है 7,516.6 किलोमीटर। इन नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश कितना विशाल है। अब एक बहुत ही मज़ेदार सवाल जो आपकी किताब में भी पूछा गया है, कभी सोचा है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले उगता है, लेकिन फिर भी हमारी और उनकी घड़ियों में टाइम सेम क्यों होता है? सोचो ज़रा, क्या हो सकता है इसका जवाब? तो इसका जवाब है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो, देश के अलग अलग हिस्सों में टाइम कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, और इसी वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबकी घड़ी एक ही समय दिखाती है। शाबाश! अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। चलिए अब पेज नंबर 2 पर ही आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड।
अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत की लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी स्ट्रेटेजिक क्यों मानी जाती है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, भारत एशिया कॉन्टिनेंट का एक साउथवर्ड एक्सटेंशन यानी दक्षिणी विस्तार है। इसकी लोकेशन ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में है। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन यूरोप के देशों को ईस्ट एशिया के देशों से जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स के ठीक बीच में पड़ती है। आपकी किताब में एक बहुत ही पावरफुल बात लिखी है, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, and indeed it is India's imminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. सोचो कितनी बड़ी बात है ये। इंडियन ओशन में जितनी लंबी कोस्ट लाइन भारत की है उतनी किसी और देश की नहीं है, और इसी वजह से इस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर इंडियन ओशन पड़ा है। इन्हीं रास्तों से, चाहे वो जमीन के हों या समंदर के, सदियों से आइडियाज और सामान का एक्सचेंज होता रहा है। हमारे उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम, मसाले और मलमल का कपड़ा, ये सब भारत से दुनिया भर में फैला। और बाहर से भी बहुत कुछ हमारे देश आया, जैसे ग्रीक स्कल्पचर और वेस्ट एशिया का आर्किटेक्चरल स्टाइल जिसमें गुंबद और मीनारे शामिल हैं। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी टॉपिक पर, इंडियाज़ नेबर्स यानी भारत के पड़ोसी देश। इसके लिए आप अपनी किताब का पेज नंबर 4 और 5 खोल सकते हैं। जरा इस पॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखिए। एक पल के लिए रुकिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो हमारे साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। क्या आप सबको पहचान सकते हैं? चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। हमारे लैंड नेबर्स यानी ज़मीनी पड़ोसी हैं। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान, और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश। और हमारे 2 सी नेबर्स यानी समुद्री पड़ोसी भी हैं। साउथ में श्रीलंका, जो हमसे पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होता है, और दूसरा है मालदीव्स, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में है। तो दोस्तों, एक क्विक समरी करते हैं। इस चैप्टर में हमने भारत की लोकेशन को समझा, उसके साइज के बारे में जाना, दुनिया में उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखा, और आखिर में अपने सभी पड़ोसियों से मिले। सच कहूं तो ये चैप्टर भारत की ज्योग्राफी को समझने के लिए बेस तैयार करता है। और हाँ, ये एक्सप्लेनर सिर्फ क्लास 9 के लिए ही नहीं, बल्कि आगे चलकर कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत यूजफुल हैं। एनसीईआरटी की बुक्स ही तो फाउंडेशन होती हैं। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अगला एक्सप्लेनर किस किताब और किस क्लास का चाहते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, सोचिएगा ज़रूर। भारत की इतनी विशाल और अलग अलग तरह की ज्योग्राफी ने हमारे अनोखे इतिहास और डाइवर्स कल्चर को कैसे शेप किया है। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।